स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस। ये एक बहुत ही एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था जैक देरिडा के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, एक्चुअली ये एक हालांकि आपको ये मिलेगा ऐसे फॉर्म में, लेकिन एक्चुअली ये एक ऐसे था नहीं, ये एक प्रेजेंटेशन था। ठीक है, एक इंटरनेशनल सिंपोजियम हुआ था। सिंपोजियम यानी आपका कोई भी थीम या कोई भी टॉपिक को लेके आलोचना किया जाने वाला, ठीक है, एक सेमिनार कह सकते हैं आप। आजकल जो हम लोग सेमिनार करते हैं ना, वही एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था 1966 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। देखिए मैंने लिख के भी लिखा है, उस सिंपोजियम या सेमिनार का नाम था द लैंग्वेजेस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द साइंसेस ऑफ मैन। ठीक है, तो ये नाम का जो इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था 1966 में, ये सेमिनार हुआ था, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ये सेमिनार में पार्टिसिपेट किए थे देरिडा, और उसमें उन्होंने ये लेक्चर दिया था। इस लेक्चर का ही नाम था स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस। बाद में इसको उन्होंने एज ए एसे फॉर्म में पब्लिश किया था। अपना जो कलेक्शन है राइटिंग एंड डिफरेंस, जो कि 1967 में पब्लिश हुआ था, उसमें उन्होंने इसको एज ए एसे फॉर्म में पब्लिश किया। बट एक्चुअली ये एक लेक्चर था। ठीक है, जो इंटरनेशनल सेमिनार में दिया गया हुआ था। अब उस इंटरनेशनल सेमिनार था किस चीज़ पे? वो स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर था। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में वीडियो का मैंने लिंक दे के रखा है, उसमें डिटेल्स आपको पता चल जाएगा, तो प्लीज़ वॉच दैट। स्ट्रक्चरलिज्म यूरोप में एक 1950s 60s के दौरान एक बहुत ही पॉपुलर स्कूल ऑफ थॉट था। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर थ्योरी था, लेकिन वो हालांकि काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी वाइड स्प्रेड था, लेकिन तभी भी वो मैच्योर्ड नहीं था। मैच्योर्ड नहीं था का मतलब क्या, कि उसमें अभी भी डिस्कशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस ये सब चल रहे थे। ठीक है तो इसीलिए जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, इसने यही उद्देश्य से ये सेमिनार बुलाया था कि जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स हैं या जो भी अपने थॉट लाना चाहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर, इसको डिस्कस करके इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, या इसमें और किस तरीके से इसको सोचा जा सकता है, इसमें और क्या चीज़ नया इंटरप्रिटेशन लाया जा सकता है, इसलिए इसका एक थॉट को ब्रॉडन करने के लिए ये सेमिनार बुलाया गया था। लेकिन आयरनी है कि यही सेमिनार में जेरिडा ने जो लेक्चर दिया और आज जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहीं से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का शुरुआत होता है। यानी उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को पे वो आधारित थे, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म का कुछ कुछ गलतियां या कुछ कुछ फॉल्ट लाइंस उन्होंने क्रिटिसाइज किया था डेरिडा ने, कि उन्होंने दिखाया था देखो ये जो बात है ना, इसमें थोड़ा सा काम करने का दरकार है, ये स्ट्रक्चरलिज्म हम लोग को सही से नहीं दिखा रहा। तो इसलिए उनको एक आइकोनोक्लास्ट या फिर एक वाटर शेड वर्क बोला जाता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बीच में एक जंक्चर बन के खड़ा है। तो आइए आज हम लोग एकदम डिटेल्स में इसका समरी को समझेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन एनालिसिस हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि 18 पेज का ऐसे है, दैट्स नॉट पॉसिबल टू कवर सच अ वॉल्यूमिनस वन। बट जितना भी मेन थीम्स है, जितना भी टर्म्स है, जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डेरिडा ने पूरा ऐसे में मतलब बताया गया है, सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वो भी इतना सारा है कि वो सबको एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हिस्सा मैं आज पार्ट 1 में डिस्कस करूंगा, बाकी जो हिस्सा है वो आगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग लेके आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। देखिए, जो ऐसे है ना, वो शुरुआत ही होता है एक आपका कोट से। वो कोट क्या है, मैंने लिख के रखा है, वी नीड टू इंटरप्रेट इंटरप्रिटेशंस मोर देन टू इंटरप्रेट थिंग्स, और ब्रैकेट में मॉन्टेन। ठीक है, ये भी एक थिंकर थे, इन्होंने ये बात बताया था, और यही कोट से डेरिडा अपना लेक्चर या अपना ऐसे शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है मीनिंग या सिग्निफिकेंस। ठीक है ना, कोई चीज़ को इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कोई चीज़ का मतलब समझना, कोई चीज़ क्या समझाने का कोशिश कर रहे हो उसको समझना, उसको ग्रैस्प करना। ठीक है ना, तो ये जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है ना, कि जिस तरीके से हम लोग कोई चीज़ का मतलब निकालते हैं, वो प्रोसेस को ही हम लोगों को थोड़ा सोच विचार करने का अब समय आ गया है। ठीक है, ना कि हम लोगों को कोई नया चीज़ का मतलब निकालने में हम लोग जितना ध्यान देते हैं, उतना ध्यान हम लोग को किस चीज़ पे देना चाहिए, कि जिस प्रोसेस से हम लोग मतलब निकाल रहे हैं, मतलब क्या, हम लोग का मीनिंग निकालने का प्रोसेस में, या जिस थॉट से हम लोग मीनिंग निकालते हैं, उस थॉट में कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज रह गया है, तो हम लोग को वो थॉट प्रोसेस करेक्ट करने का प्रयोजन है, करेक्ट करने का दरकार है। ये मॉन्टेन मानते थे, और डेरिडा भी ये सेम चीज़ मानते हैं, इसीलिए उनका ही मतलब एक्सर्ट से उन्होंने शुरू किया और अपना एक तरीके से ऐसे का टोन भी सेट कर दिया कि वो आज कैसे हम लोग कोई चीज़ को समझते हैं, कैसे कोई चीज़ को हम लोग एनालाइज करते हैं, देखते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, हम लोग का वो थॉट प्रोसेस को वो बदलने आए हैं, उस चीज़ पे वो कुछ कमेंट रखने आए हैं। ठीक है, सबसे पहले वो जो ऐसे का शुरुआत में वो एक हिंट देते हैं कि एक है ना, इवेंट ऑफ रप्चर एंड रीडबलिंग।
ये ना हुआ है, किस चीज़ में हुआ है? स्ट्रक्चरलिज्म का फील्ड में हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म लेके ये जो थ्योरी है आज इतना ये जो पॉपुलर है, तो उसमें एक रप्चर देखने को मिला। रप्चर यानी आपका होता है क्रैक, ठीक है ना। रीडबलिंग यानी यहाँ रिपीटेशन, ठीक है, ऑकरेंस, रिपीटेशन। तो उसमें एक थोड़ा सा क्रैक देखने को मिला है। क्रैक इन द सेंस वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को फॉल्ट देखने को मिला है। स्ट्रक्चरलिज्म का जो वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चरलिज्म का जो भी थियरीज है, स्ट्रक्चरलिज्म का जो भी एक्सप्लेनेशन है, उसमें या जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें एक फॉल्ट लाइन, एक मतलब कमी उसमें दिखने को मिला है। ठीक है, ऐसा एक कुछ घटना हुआ है, इवेंट यानी घटना, ऐसा कुछ घटना हुआ है जो कि रिपीटेशन को भी दर्शा रहा। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म का कुछ कंपोनेंट है उसको रिपीट भी किया जा रहा और उसमें कुछ चेंजेस भी लाने का दरकार है क्योंकि उसमें कुछ फॉल्ट देखने को मिला है। अब ये इवेंट क्या है, ये कैसे हम लोगों को पता चला कि स्ट्रक्चरलिज्म का फॉल्ट कैसे पता चला, या फॉल्ट एक्चुअली है किस चीज़ में, या किस चीज़ को रिपीट हो रहा है, कैसे हम लोग को सुधारने का दरकार है, वो लेकिन वो अभी बोलते नहीं हैं। वो पहले डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक हम लोग का दिमाग में है वो एक बार फिर से वो रिवाइज करते हैं। ठीक है, वो रिवाइज करने का बाद फिर इसे का दूसरा हिस्सा में जाकर के वो अपना ये जो इवेंट ऑफ रप्चर है ना उसको वो डिस्क्राइब करते हैं कि अब मैंने पूरा चीज़ डिस्क्राइब कर लिया कि स्ट्रक्चरलिज्म के बारे हम लोग को क्या क्या धारणा है। ठीक है, अब वो अपना रप्चर का जो कंसेप्ट है वो डिस्क्राइब करें। लेकिन पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं कि वो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे जो एग्जिस्टेंट थिंकिंग है उसका बारे वो क्या क्या हम लोग को ऐसे में बता रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, कि स्ट्रक्चर जो चीज़ है, या स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चर पे लेके जो इतना बात हो रहा है ये कैसे कैसे आज तक होते आया है। हाउ इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर, द कंसेप्ट स्ट्रक्चर और द थियरी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड वो इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज एपिस्टीम। एपिस्टीम क्या है? एपिस्टीम मतलब होता है नॉलेज, या कहा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, इसको बोला जाता है एपिस्टीम। सोर्स ऑफ नॉलेज भी आप एकदम सिंपल तरीके से समझना है, आप समझ लीजिए सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है ना। अब ये एक एंशियंट ग्रीक आपका थियरी है एपिस्टीम। प्लेटो और सॉक्रेटिस, सॉक्रेटिस नहीं, एरिस्टोटल, प्लेटो और एरिस्टोटल ये दोनों काफ़ी फेमस ग्रीक थिंकर्स थे, फिलोसॉफर्स थे। तो इन्होंने दोनों चीज़ों का नाम दिया था एज एन एपिस्टीम। वन इज माइंड, अनदर इज मैटर। ठीक है, तो माइंड और मैटर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, या दोनों डिफरेंट डिफरेंट एपिस्टीम्स है। ठीक है, अब माइंड और मैटर का मतलब क्या है? माइंड यानी योर रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, आपका जो रैशनल फैकल्टी है, ह्यूमन बींग्स जो खुद से सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, वो सोच विचार कर सकते हैं, वो रैशनल फैकल्टी उन लोगों के अंदर है, वो थिंकिंग कैपेसिटी वो लोग के अंदर है, दैट इज कॉल्ड माइंड। ठीक है, लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी, थिंकिंग कैपेसिटी, ऑल दिस थिंग्स आर क्या? माइंड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को काम में लगा के हम लोग नॉलेज गैदर कर सकते हैं। हाँ भाई, डेफिनेटली कर सकते हैं। हम लोग कोई भी जगह से पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई किताब से पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ देख के कुछ से सीख रहे हैं, तो अपना दिमाग को लगा रहे हैं ना, अपना लॉजिक को लगा रहे हैं, अपना रीजन को लगा रहे हैं, तो उसको लगा के नॉलेज तो गेन किया जा सकता है। दैट्स ट्रू, नंबर वन। दूसरा हो गया मैटर। मैटर यानी कोई भी कॉन्क्रीट थिंग। कॉन्क्रीट मतलब क्या भाई? कॉन्क्रीट मतलब है ऐसा कोई भी चीज़ जिसको आप अपने सेंसेस के द्वारा महसूस कर सकते हो। सेंस यानी जो 5 सेंस होता है ना ह्यूमन बींग का, एक आपका विजन हो गया आँख से जो आप देखते हो, एक आपका हियरिंग हो गया कान से जो आप सुनते हो, एक स्मेलिंग हो गया जो नाक से आप सूंघते हो, कोई चीज़ का खुशबू लेते हो। ठीक है, फिर आपका जो टेस्ट हो गया, ठीक है, द फीचर ऑफ टेस्ट, कोई भी चीज़ का जो आप स्वाद लेते हो। ठीक है, और फिर आखिरकार में हो गया आपका टच। ठीक है ना, कोई भी चीज़ को जैसे आप छू सकते हो। तो ये 5 डिफरेंट सेंसेस हो गया। अब ये 5 सेंसेस में से एटलीस्ट अगर कोई एक सेंस के द्वारा भी आप कोई चीज़ को महसूस कर पा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट। तो वही कॉन्क्रीट को ही यहाँ पे मैटर बताया गया है। ठीक है, तो मैटर भी एक नॉलेज है, सॉरी मैटर भी एक सोर्स है नॉलेज का। जैसे मान लीजिए आप मैं एक नेचर के एग्जांपल दे लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको एक एप्पल ट्री का बारे पता करना है, ठीक है ना, तो आप एप्पल ट्री को ऑब्जर्व करके उसके बारे कुछ पता कर सकते हैं ना। हाँ, भले कि आपको अगर एप्पल ट्री के पता करना है तो आजकल आपको एप्पल ट्री के पास जाने का दरकार नहीं है, आप कुछ भी गूगल में सर्च कर लीजिए, एप्पल ट्री आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना। दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओके, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एप्पल ट्री को ऑब्जर्व करके भी तो आप काफ़ी सारा नॉलेज गेन कर सकते हो। और ये जो गूगल में आप टाइप करके जो कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जिसने लिखा है वो भी तो
कहीं कोई ना कोई सोर्सेज से पढ़ के ही लिखा है, उसने जहाँ से लिखा है मतलब कोई ना कोई ऑब्जर्व तो किया होगा ना, फिर कोई ऑब्जर्व करके अपना मतलब ऑब्जर्वेशन लिख के गया, उसको देख करके कोई इन्फ्लुएंस होकर और कुछ लिखा। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन तो आपको करना ही पड़ रहा है ना, कोई भी कॉन्क्रीट चीज़ को ऑब्जर्व तो आपको करना ही पड़ रहा है ना, तब ना आप उसका खासियत को जानेंगे, तब ना आप उससे नॉलेज लेंगे। तो ये हो गया, इसको कहा जाता है मैटर। तो या तो आप अपना माइंड को एज ए एपिस्टीम सोच सकते हैं, मतलब अपना रीजन, अपना लॉजिक, ये सब चीज़ लगा करके आप नॉलेज डिराइव कर सकते हैं, नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, और या तो आप कॉन्क्रीट चीज़ों को ऑब्जर्व करके नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। ये दो ही हुआ एपिस्टीम, ठीक है, माइंड एंड मैटर। क्लियर, एपिस्टीम क्लियर हो गया। अब बात है कि एपिस्टीम का मेंशन डेरिडा ने क्यों किया, ठीक है, वो तो नॉलेज को लेकर बात नहीं कर रहे, वो तो स्ट्रक्चर को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये एपिस्टीम का कंसेप्ट जितना पुराना है ना, स्ट्रक्चर का भी कंसेप्ट उतना ही पुराना है, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न साइंस जितना पुराना है उतना ही पुराना स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है। यहाँ तक स्ट्रक्चर जो वर्ड है ना, STRUCTUR, स्ट्रक्चर, ये जो वर्ड है, ये वर्ड भी एपिस्टीम वर्ड जितना ही पुराना है। वेस्टर्न फिलोसॉफी और वेस्टर्न साइंस जब से शुरुआत हुआ है वहीं ज़माने से स्ट्रक्चर का भी कंसेप्ट आया है। तो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू शो हाउ ट्रेडिशनल, हाउ लॉन्ग हैज़ इट सीन्स बिन यूजिंग स्ट्रक्चर। ये जो कंसेप्ट है ना, ये आज का कंसेप्ट नहीं है, भले ही स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी नया आया है, लेकिन स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आज से नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत पहले से है। जब से हम लोग वेस्टर्न फिलोसॉफी क्रिएट हुआ है, जब से वेस्टर्न साइंस क्रिएट हुआ है, तभी स्ट्रक्चर को लेके हम लोग ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि फिलोसॉफी की अगर आप बात कर लीजिए तो वेस्टर्न फिलोसॉफी क्या करता है ना, हमेशा कोई ना कोई एक चीज़ को अपना सेंटर मानता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए या तो गॉड को वो सेंटर मानेगा, या फिर कुछ आइडियलिज्म को सेंटर मानेगा, या फिर जो थॉट्स होता है थॉट्स उसको सेंटर मानेगा, या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है उसको सेंटर मानेगा। वो जो वेस्टर्न फिलोसफी कोई ना कोई चीज़ पे वो आधारित रहता है, कोई ना कोई चीज़ पे वो केंद्रित रहता है। तो ये भी तो एक तरीके का स्ट्रक्चर हुआ ना स्ट्रक्चर यानी क्या, स्ट्रक्चर यानी कोई भी आपका गठन, ठीक है, कोई भी तरीके का कॉन्क्रीट या फिर एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा फ्रेमवर्क, ठीक है ना, जो आपको कुछ काम करने में मदद कर रहा है, या जो आपको कुछ वैल्यू जनरेट करके दे रहा है, दैट इज स्ट्रक्चर। तो फिलोसॉफी भी ऐसा ही एक सेंटर को या एक स्ट्रक्चर को अपना मेन फोकस मान के चलता है, और वहीं से वैल्यू डिराइव करने का कोशिश करता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी गॉड का मेंशन किया, तो फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी के अनुसार क्या कि मानव जीवन या ह्यूमन लाइफ जो है, ये एक्चुअली इसका मेन बेसिस स्पिरिचुअलिटी है, गॉड है, रिलीजियन है। तो ये सब जो एक गॉड जो हो गया, ये आपका स्पिरिचुअलिटी जो हो गया, ये भी तो एक तरीके से स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है ना। स्पिरिचुअलिटी का हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी का एक पैटर्न है या गॉड का एक पैटर्न है, उस पैटर्न का हिसाब से अगर आप चलोगे तो ही आप कुछ सचमुच का मीनिंग या सचमुच का वैल्यू डिराइव कर सकोगे। ये मैं फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब मैं अगर साइंस का अकॉर्डिंग बताऊँ, ठीक है, तो फिर आप बायोलॉजी के अकॉर्डिंग में अगर मैं बताऊँ तो सेल्स है ना, ह्यूमन बॉडी जो है या कोई भी जो क्रिएचर है, उसका एकदम जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एक सेल है, ठीक है। तो वो भी तो एक तरीके का एक स्ट्रक्चर है ना। तो चाहे हम लोग साइंस का बात, अच्छा बायोलॉजी में भी छोड़ देता हूँ, मैं आपका फिजिक्स का बात करता हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री का बात करता हूँ। कोई भी चीज़ चाहे वो मतलब इनएनिमेट हो या एनिमेट हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कुछ भी चीज़ हो, वो एकदम मिनिमलिस्टिक, उसका यूनिट क्या है, एटम है, परमाणु है। तो ये भी तो एक तरीके का स्ट्रक्चर हुआ ना। तो चाहे हम लोग किसी भी तरीके का साइंस का बात कर ले या किसी भी तरीके का फिलोसॉफी का बात कर ले, अल्टीमेटली लेकिन स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बहुत दिन से चला आ रहा है। कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर को लेकर के ही, कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट बता के ही, कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर के आसपास घूम के ही, लेकिन फिलोसॉफी भी चलते आया है, साइंस भी चलते आया है। इसलिए स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत पुराना है, आज कोई नया चीज़ नहीं है। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आपको समझ में आएगा, फिलोसॉफी एक तरीके से माइंड वाला जो एपिस्टीम है ना, उससे रिलेटेड है। क्योंकि फिलोसॉफी क्या चीज़ है, ये आपका लॉजिक या मतलब मेंटल चीज़ों से काम करता है। फिलोसॉफी कभी भी आपका वर्ल्डली चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, फिलोसॉफी कभी भी आपका मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड नहीं है ना। इसलिए ये एक तरीके से जो माइंड वाला एपिस्टीम है उसको लिंक करता है फिलोसॉफी, और जो मैटर वाला एपिस्टीम है ना उसको लिंक करता है साइंस। क्योंकि साइंस कभी भी आपका मन में क्या चल रहा है उसका हिसाब से नहीं चला है, साइंस हमेशा ऑब्जेक्टिव चीज़ों के हिसाब से चलेगा।
रियल जो चीज़ है, सचमुच में वास्तविक जो चीज़ है, उसको ऊपर वो ऑब्जर्वेशन करेगा, उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करेगा, उसका हिसाब से चलेगा। तो यही वो दिखाना चाहे डेरिडा कि माइंड वाला एपिस्टीम से जो फिलोसफी है उसमें भी स्ट्रक्चर का प्रयोग एकदम शुरुआती दिन से है, और मैटर वाला एपिस्टीम से भी जो साइंस रिलेटेड है, वेस्टर्न साइंस, उसमें भी स्ट्रक्चर का प्रयोग, स्ट्रक्चर का कंसेप्ट शुरुआत का दिन से है। तो स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, आज कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, फिर आता है टॉलेमिक जियोसेंट्रिक यूनिवर्स। भाई ये क्या है? टॉलेमी एक आपका एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है ना, उन्होंने एक यूनिवर्स का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिया था। हालांकि ये काफ़ी पहला ज़माने में बात करूँ, मॉडर्न कंसेप्ट तो हालांकि बहुत अलग है। तो जियोसेंट्रिक यानी पूरा यूनिवर्स को उन्होंने एक आपका स्फीयर जैसा कल्पना किया था, और उसका अंदर था क्या, उसका एकदम सेंटर में था अर्थ। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। मान लीजिए ये है सबसे बड़ा स्फीयर, ठीक है, फिर इसके अंदर एक और स्फीयर, फिर इसके अंदर एक और स्फीयर, सॉरी ये स्फीयर थोड़ा सा बेकार हो गया, एक और स्फीयर, और ये एकदम सेंटर में जो है, एकदम सेंटर वाला स्फीयर मैं आपको ब्लैक डॉट करके भी दिखा देता हूँ, ये वाला। तो एकदम सेंटर में जो है ना, वो है हम लोगों का दुनिया, वर्ल्ड, हम लोगों का अर्थ। तो पहले यही माना जाता था कि जो यूनिवर्स है दैट इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब बहुत सारे सर्कल जो एक ही सेंटर का चार पास में आवर्तित होते हो, एक ही सेंटर का चारों तरफ वो लोग मतलब रोटेट करते हो, ठीक है। देखिए जैसे ये पहला सर्कल हुआ, ये दूसरा सर्कल हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, है सब अलग अलग सर्कल, लेकिन सब का सेंटर वही वही है ना, ब्लैक डॉट। मतलब यूनिवर्स का सेंटर कौन है? अर्थ। हालांकि हम लोग को पता है कि यूनिवर्स का सेंटर अर्थ नहीं है, ठीक है, इवन सोलर सिस्टम का भी सेंटर अर्थ नहीं है। सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है? वो तो सूरज है, सन है, उसके अराउंड में अर्थ रिवॉल्व करता है। ये तो मॉडर्न फाइंडिंग्स है, लेकिन तब ये मैं प्री मॉडर्न एरा का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तब टॉलेमी विश्वास किया करते हैं, तब टॉलेमी के टाइम में बहुत कोई विश्वास किया करते थे कि जो यूनिवर्स है ना, उसका सेंटर कौन है? अर्थ, ठीक है। तो यूनिवर्स को भी वो लोग एक स्ट्रक्चर मानते थे। इस स्ट्रक्चर का सेंटर कौन है? अर्थ। और ये सेंटर का हिसाब से ही पूरा स्ट्रक्चर मूव करता है, ठीक है। तो एक तरीके से स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है ना, जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत स्ट्रांग था पहले, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए मैंने इसे येलो कलर से हाईलाइट भी करके रखा है, क्योंकि सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर ये जो कंसेप्ट है ना पूरा डेरिडा का ऐसे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और यही वो कंसेप्ट है जहां से वो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को। उन्होंने बताया है ना कि एक रप्चर है स्ट्रक्चरलिज्म में, उन्होंने कुछ फॉल्ट पाया है। ये पहला फॉल्ट उन्होंने पाया है सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट से। आइए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत समझने वाला विषय है, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर आपको तो ये यूनिवर्स वाला मॉडल में दिख ही गया होगा कि यूनिवर्स को अगर हम लोग एक स्फीयर जैसे समझ ले, तो जो बीच का सेंटर है वही इस स्ट्रक्चर का सेंटर होगा। अब जरूरी नहीं कि हर स्ट्रक्चर फिजिकल हो या हर स्ट्रक्चर राउंड शेप में ही हो, लेकिन फिर भी है ना, हम लोग ये मान सकते हैं ये क्या, ये बताया जाता है कि कोई भी तरीके का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो माइंड रिलेटेड एपिस्टीम वाला स्ट्रक्चर हो, जैसे फिलोसॉफी में जो स्ट्रक्चर होते हैं गॉड या रिलीजियन या स्पिरिचुअलिटी वगैरह, या फिर वो मैटर रिलेटेड एपिस्टीम वाला कोई स्ट्रक्चर हो, ठीक है, चाहे वो कोई वर्ल्ड है या फिर कोई इकोसिस्टम है, ठीक है, या फिर ह्यूमन बींग्स है या फिर फॉरेस्ट है, कुछ भी है, ठीक है। तो हर एक स्ट्रक्चर का ना एक सेंटर होता है। सेंटर हम लोग किस चीज को बोलेंगे? सेंटर है वो चीज या सेंटर है एक ऐसा आइडिया जो पूरा स्ट्रक्चर को है ना कंट्रोल करके रखता है, जो पूरा स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करके रखता है। यही सेंटर के चलते ही स्ट्रक्चर जो है ना सही से मेंटेन हो पाता है, उसका एग्जिस्टेंस टिका हुआ रहता है। आप एक व्हील को कंपेयर कीजिए, ठीक है। आप सोचिए एक जो व्हील है, ठीक है, कोई भी तरीके का व्हील हो सकता है, कोई भी व्हीकल का व्हील हो सकता है। उस व्हील में, अब कार का व्हील ही सोच लीजिए ना, तो उस व्हील में जो सेंटर है ना, वो सेंटर को अगर आप कोई तरीके से डैमेज कर दिए, तब क्या जो कार का चक्का है वो सही से चलेगा? पहले जैसे परफॉर्मेंस कर रहा था, क्या उसका परफॉर्मेंस वैसा पहले जैसा रहेगा? या फिर पहले वो जितना वेल स्ट्रक्चर्ड था, वेल कंस्ट्रक्टेड था, उसका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन भी पहले जैसा रहेगा? आंसर इज नो इन बोथ केसेस। ना आपका स्ट्रक्चर वैसा रहेगा और ना आपका फंक्शन वैसा रहेगा। इसीलिए सेंटर इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
कि हर स्ट्रक्चर में जो चीज वो स्ट्रक्चर को फिजिकली भी मेंटेन करता है और फंक्शनली भी मेंटेन करता है, मतलब जिस चीज का वजह से वो काम, वो स्ट्रक्चर सही से अपना काम कर पाता है या वो स्ट्रक्चर खुद को टिकाए रख पाता है, वही है सेंटर। ठीक है, अब मैं तो व्हील का क्षेत्र में आपको बता दिया, जो एकदम सेंटर वाला पार्ट है वो है उसका सेंटर। अब मान लीजिए कि कोई और भी चीज़, अगर मैं फिलोसॉफिकली बात करूँ, ये जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा दुनिया है, इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर पहले ज़माने में माना जाया करता था ये थियोसेंट्रिक कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, थियोसेंट्रिक इन द सेंस गॉड सेंट्रिक वर्ल्ड। तो सेंटर माना जाता था गॉड को। ठीक है, कि पूरा दुनिया का जो सेंटर है वो है गॉड। पूरा दुनिया किसकी वजह से टिका हुआ है? गॉड की वजह से ही टिका हुआ है। और गॉड को अगर फॉलो करके चलोगे तो ही दुनिया सही से काम करेगी, तो ही दुनिया वाले सही से काम कर पाएंगे। तो कौन है गॉड सेंटर? ठीक है, अब मान लीजिए कोई और तरीके का मैं आपको सेंटर का एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्कूल, मान लीजिए एक स्कूल। ठीक है, अब स्कूल में जो है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हो गए स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि स्कूल का जो जितना भी नियम कानून है, जितना भी डिसिप्लिन है, ठीक है, वो किसके आधारित पे है? वो कौन मेंटेन करते हैं, या पूरा स्कूल को सही से चलाने का जिम्मेदारी किसका है? प्रिंसिपल का। तो अगर कोई स्कूल में प्रिंसिपल ही ना रहे, या फिर रहे लेकिन वो काम नहीं करे, तब क्या स्कूल एकदम डिसिप्लिन्ड वे में, स्मूथ वे में परफॉर्म कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो यहाँ स्कूल हो गया आपका स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल हो गए उनका सेंटर। तो समझ में आ गया ना सेंटर का कंसेप्ट? या तो उसको वो फिजिकली मतलब एग्जिस्ट करके रखेगा, या तो उसको वो फंक्शनली मेंटेन करके रहेगा। ठीक है, बिना सेंटर का कोई भी स्ट्रक्चर सही से ना तो टिक सकता है, ना तो सही से काम कर सकता है। समझ में आ गया सेंटर का कंसेप्ट? अब मजा का बात है कि डेरिडा बता रहे हैं कि चलो भाई, सेंटर का इतना इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर में, वो तो मान लिए, लेकिन सेंटर तो दगाबाज निकला। क्यों भैया दगाबाज क्यों निकला? क्योंकि सेंटर जो खुद पूरा स्ट्रक्चर को इतना बढ़िया से चला रहा, वो तो खुद ही स्ट्रक्चर का फीचर्स को फॉलो नहीं कर रहा। नहीं, ये क्या बात हुआ? क्या बात है डेरिडा जी, क्या बात कर दिए? ये तो ऐसा ही बात हो गया ना कि स्कूल का, मैं अभी स्कूल का प्रिंसिपल का एग्जांपल दिया था, तो ये तो ऐसा हो गया कि पूरा स्कूल को डिसिप्लिन फॉलो करवा रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस में एकदम मेंटेन करके स्मूथली चला रहे हैं प्रिंसिपल, और वो खुद ही अनडिसिप्लिन है, खुद ही वो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। बात तो ऐसा हो गया, तो बहुत अजीब अजीब लग रहा है ना सुनने में, लेकिन ध्यान से सोचिए, समझिए चीज़ को। बहुत इंटेलेक्चुअली डेरिडा ने कमेंट किया है, आप सोचिए। अब यहाँ पे एक दूसरा चीज कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर का जो फीचर होता है, जो विशेषताएं होती है, जो खासियत होता है, जो उसको एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरैलिटी। जैसे ह्यूमन से ह्यूमैनिटी, मतलब जो खूबी एक इंसान को इंसान बनाता है, जानवर से अलग करता है, उसको हम लोग वही को नाम बोलते हैं हम लोग इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो ठीक वैसे ही जो सब खूबी या जो खासियत एक स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर बनाता है, या एक स्ट्रक्चर को अपना स्ट्रक्चर वाला पहचान देता है, उस खूबियों का या उस खासियत को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरैलिटी। तो सेंटर जो है ना वो, लेकिन ये स्ट्रक्चरैलिटी को या स्ट्रक्चर का खूबियों को नहीं मान के चलता है। क्यों नहीं मान के चलता है? मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई गेम चल रहा हो, ठीक है, मानते हैं क्रिकेट का गेम चल रहा है या फुटबॉल का गेम, कोई भी गेम, क्रिकेट का ही मान लेते हैं फिलहाल, बाद में आपको दूसरा एग्जांपल भी दूंगा। तो क्रिकेट का गेम को अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर माने, तो उसका सेंटर क्या होगा? उसका सेंटर होगा जो क्रिकेट का गेम्स का रूल है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर गेम में एक रूल्स होता है, तो क्रिकेट का गेम का भी कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स हो गया उसका सेंटर। क्यों भाई, क्यों सेंटर हुआ? क्योंकि अगर क्रिकेट का गेम में रूल्स ही नहीं रहेगा तो क्रिकेट का गेम का सही से एग्जिस्ट कर सकेगा? तब तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। ठीक है, कोई भी एक रन दौड़ के बोल देगा हाँ भाई मुझे छक्का दो। ठीक है, कोई भी एक बॉलर को छक्का लगा, वो बोला हाँ भैया मुझे तो 6 विकेट चाहिए, है ना। अगर रूल ही नहीं रहेगा तो कोई चीज़, तो गेम टिक सकेगा? नहीं टिक सकेगा। तो अगर गेम को सही से टिकाना है, गेम को सही से चलाना है, तो रूल्स मैंडेटरी है या नहीं? तो हुआ ना रूल सेंटर। अब आप सोचिए कि ये जो रूल है, ये क्या क्रिकेट का गेम का कोई विशेषताओं से ये रूल बना है? थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो रूल है कि बॉलर बॉल करेगा और विकेट में अगर लगा, ठीक है ना, तो बैट्समैन आउट, या फिर अगर कैच हुआ तो बैट्समैन आउट। अब ये जो रूल बना है, ये किस बेसिस में बना है? ये क्या इस रूल को बनाने के लिए क्या क्रिकेट गेम का जो स्ट्रक्चर है उसका कोई खूबियों को मद्देनजर रखा गया है? क्रिकेट में जो 11 आदमी
खेलते हैं, ठीक है, 11 आदमी इधर 11 आदमी उधर, मतलब एक साथ तो 11 आदमी नहीं खेलते, एक एक करके बैट्समैन का टीम से आता है और बाकी 11 फील्डिंग टीम ही रहते हैं। तो क्या इसी वजह से मतलब ये डिसाइडेड हुआ है कि वो 11 आदमी हैं, तो चलो यही वजह से है ना कि कैच में आउट रख देते हैं या विकेट में हिट करेगा तो आउट रख देते हैं, क्या इसी वजह से हुआ है? या फिर विकेट में लगने के आउट ये नियम इस वजह से आया है कि क्रिकेट जो होता है ना वो ग्राउंड में खेला जाता है। अगर महासागर में क्रिकेट खेला जाता, एकदम आसमान में क्रिकेट, उड़ते उड़ते क्रिकेट खेला जाता, तब है ना कि कैच में आउट नहीं होता। ऐसा कोई बात है नहीं ना। एक्चुअली तब हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि जो रूल्स है उसको कंप्लीटली रैंडमली बनाया गया है। क्रिकेट कैसे खेला जा रहा है, क्रिकेट में क्या क्या चीज़ यूज़ हो रहा, उसके साथ इसका रूल्स का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। तो जब कोई कनेक्शन है ही नहीं तो ये स्ट्रक्चरलिटी को फॉलो कैसे कर रहा? नहीं ना कर रहा। अगर क्रिकेट गेम का जो रूल है वो आपका क्रिकेट में यूज हुआ कोई भी स्ट्रक्चर से डायरेक्ट उसका नाता ही नहीं है, ना क्रिकेटर से उसका डायरेक्टली कोई नाता है, ना क्रिकेट पिच से उसका डायरेक्टली कोई नाता है, ना जो माहौल में क्रिकेट खेला जा रहा क्रिकेट का ऑडियंस उससे उनका कोई नाता है, ना स्टेडियम से कोई नाता है। जब कोई चीज़ से कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, कोई लॉजिकल लिंक है ही नहीं, तब हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो क्रिकेट का रूल्स है वो क्रिकेट का खासियत से प्रभावित है, क्रिकेट का स्ट्रक्चरैलिटी से प्रभावित है? यही पॉइंट देरीरा ने उठाया है कि कोई भी स्ट्रक्चर का जो सेंटर होता है ना, वो सेंटर लेकिन स्ट्रक्चरैलिटी को फॉलो नहीं करता है, वो सेंटर स्ट्रक्चर का खूबियों से या स्ट्रक्चर का खासियत से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन वो खुद स्ट्रक्चर को एक खासियत देता है, वो खुद स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर का पहचान देता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या अपने सेंटर एस्केप स्ट्रक्चरैलिटी एंड टोटैलिटी, कोहेरेंस एंड लिमिट, कोहेरेंस और लिमिट ऑफ रिप्ले को बाद में देखेंगे, पहले सेंटर एस्केप स्ट्रक्चरैलिटी और टोटैलिटी को समझ लेते हैं। देखिए क्योंकि स्ट्रक्चरैलिटी यानी जो स्ट्रक्चर का खासियत है या स्ट्रक्चर का खूबी है वो तो सेंटर में लागू हो नहीं रहा, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बताते हैं कि सेंटर जो है ना वो स्ट्रक्चर से बाहर बैठता है। स्ट्रक्चर से बाहर इन द सेंस स्ट्रक्चर का खासियत से वो बाहर है, स्ट्रक्चर का खूबियों से वो बाहर है, स्ट्रक्चर का पहचान से वो बाहर है, वो खुद को अलग कर सकता है, वो खुद को सेपरेट करके रखता है, वो खुद को डिटैच करके। इसका मैं एक और आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप मानिए लोटस फ्लावर, ठीक है, लोटस का जो लीफ होता है ना उसमें आप देखेंगे ओस का बूंद गिरता है, देखिए ना ड्यू ड्रॉप गिरता है। अब ड्यू ड्रॉप जो गिरता है वो लोटस का मतलब लीव में आप देखे होंगे, लीव लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, ड्यू ड्रॉप वैसे ही उसका ऊपर खड़ा रहता है, वैसे ही उसका ऊपर जमा हो रहता है। ड्यू ड्रॉप या वाटर ड्रॉप कुछ भी आप बोले, बारिश हो तो वाटर ड्रॉप का भी सेम ही बात है, जमा रहता है मतलब ठहरा रहता है, फिर बाद में वो पूरा स्लाइड कर जाता है, लेकिन कभी भी वो लेकिन पत्ते के अंदर सोख नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसको आप सेंटर और स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करके समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर आप मान लीजिए वो पत्ता और सेंटर आप मान लीजिए वो ओस का बूंद या फिर वो वाटर का ड्रॉप जो है स्ट्रक्चर का ही ऊपर, जो है आपका स्ट्रक्चर में ही है, ठीक है, स्ट्रक्चर को वो प्रभावित कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर में वो खुद घुल नहीं रहा, स्ट्रक्चर का साथ मतलब रिलेटेड होते हुए भी वो अपना अलग खासियत मेंटेन करके चल रहा, स्ट्रक्चर को वो अपने अंदर इंट्रूड होने नहीं दे रहा, स्ट्रक्चर का कोई खूबियों को अपने अंदर आने नहीं दे रहा, मिक्स होने नहीं दे रहा। यही है सेंटर और स्ट्रक्चर का फर्क। पहले स्ट्रक्चरलिज्म जो मानता था वो मानता था कि स्ट्रक्चर ना कि सिर्फ सेंटर द्वारा प्रभावित होता है बल्कि सेंटर को अपने अंदर भी समा के रखता है, ठीक है। यही पहला फॉल्ट है जो दरियादा ने दिखाया कि उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मान लेते हैं कि सेंटर से स्ट्रक्चरलिज्म मतलब स्ट्रक्चर प्रभावित होता है, लेकिन सेंटर खुद स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये सेंटर खुद स्ट्रक्चर का खासियत को फॉलो नहीं करता है, इट हैज़ इट्स ओन रूल्स, इट हैज़ इट्स ओन नॉर्म्स। और वो रूल्स या वो नॉर्म्स कैसे आया
इसका कोई रैशनल या एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं, दैट इज कंप्लीटली आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी इन द सेंस आप कैसे भी चाहे रैंडमली कैसे भी आप चॉइस कर सकते, कोई सेंट्रल रूल या सेंट्रल लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोहेरेंस एंड लिमिट ऑफ फ्री प्ले। ये क्या है? कोहेरेंस आपका मतलब है एक बैलेंस देना, ठीक है, एक आपका समानता देना, एक सिमेट्री देना। अब सेंटर अगर आप हटा दोगे तो कोई भी स्ट्रक्चर में जो कोहेरेंस या बैलेंस है ना वो मेंटेन करना असंभव हो जाएगा। मैं फिर से आपको चलिए फुटबॉल का गेम का इस बार उदाहरण देता हूँ। फुटबॉल का गेम में मान लीजिए जो रूल्स है, आप रूल्स पूरा उड़ा दिए, ठीक है, तो क्या फुटबॉल सही से खेला जाएगा? तो क्या फुटबॉल गेम का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। जाहिर सा बात है, फुटबॉल मान लीजिए, चेस मान लीजिए, आप फिर हॉकी मान लीजिए, कोई भी गेम मान लीजिए, कोई भी गेम का प्राण होता है उसका रूल्स। रूल्स को हटा दीजिए तो गेम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्मूथली वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो सेंटर बहुत ज़रूरी है कोहेरेंस के लिए, लेकिन साथ साथ में सेंटर जैसे कोहेरेंस भी देता है, एक स्टेबिलिटी भी देता है, ठीक वैसे ही वो स्ट्रक्चर में जो फ्री प्ले है ना उसको भी लेकिन वो रोक देता है। ये सेंटर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब फ्री प्ले क्या है? फ्री प्ले होता है आपका पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, ठीक है। और सेंटर क्या करता है? सेंटर कभी पॉसिबिलिटी को इनकरेज नहीं करता, सेंटर हमेशा एक एब्सोल्यूट को दर्शाता है। सेंटर इज अ फिक्स्ड थिंग, सेंटर इज एन एब्सोल्यूट थिंग, सेंटर इज अ अनचेंज्ड थिंग, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं रूल का ही फिर से जिक्र करता हूं, ये जो क्रिकेट का रूल है, मान लीजिए कोई क्रिकेटर खेल रहा है, अब उसने जो बल्लेबाज है उसने मारा एक चौका, ठीक है। अब जो बॉलर है वो अगर अंपायर को बोलेगा कि नहीं उसने चौका तो मारा है, लेकिन मेरा मूड आज बहुत अच्छा है, आप एक काम कीजिए ना, आप उसको छक्का कर दीजिए। अब वो टूट पड़े, गिर पड़े, रो पड़े, थप्पड़ मारे अंपायर को, कुछ जो भी करके किडनैप करके लेके चल जाए, क्या रूल बदलेगा? रूल तो वहीं का वहीं रहेगा ना, है ना। किसी का स्ट्रक्चर में कोई भी पार्ट का अगर चेंज हो भी जाता है उससे क्या सेंटर का फर्क पड़ता है? सेंटर को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यही बोला जाता है कि पॉसिबिलिटीज का कोई जगह नहीं है सेंटर में। जब तक सेंटर रहेगा तब तक वो हमेशा एक फिक्स्ड चीज को एकत्रित करने में ही वो अपना मेन परफॉर्मेंस मतलब मेन फोकस उसी में रखेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो कोहेरेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर हर समय सेंटर चेंज होता रहे या सेंटर मतलब फ्री प्ले को या पॉसिबिलिटीज को इनकरेज, मतलब स्ट्रक्चरलिस्ट का मैं बात कर रही हूँ, डेरिडा का बात नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है कि अगर फ्री प्ले हमेशा होते रहे, मतलब पॉसिबिलिटीज हमेशा एक पॉसिबिलिटी तो कोई सेम नहीं है ना, पॉसिबिलिटी हजारों तरीके का हो सकते हैं, अननंबर्ड काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो आज अगर स्ट्रक्चर एक पॉसिबिलिटी से चला, कल अगर दूसरा पॉसिबिलिटी से चला, कल परसों अगर तीसरा पॉसिबिलिटी से चला, तो ऐसा हजारों पॉसिबिलिटी अगर एक साथ आ जाएंगे तब तो कोई बैलेंस ही नहीं रहेगा, कोहेरेंस ही नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर तो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए सेंटर का रहना, सेंटर जैसे कोहेरेंस देता है, सेंटर वहीं एक ही साथ पॉसिबिलिटी को भी खत्म कर देता है। सेंटर क्या प्रपोज करता है कि एक देखो, वन थिंग, ठीक है। सेंटर जो बोल रहा है बस उसी को मान के चलो, उसमें कोई पॉसिबिलिटीज नहीं आएगा, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, एब्सोल्यूट, ठीक है। बाउंड्री का बाहर जाएगा छक्का मतलब छक्का, बस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन का जगह नहीं है, ये है फिक्सिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजायर फॉर सेंटर इटसेल्फ इज अ, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, डिजायर फॉर सेंटर इटसेल्फ इज अ प्ले बेस्ड ऑन फिक्स्ड सेंटर and play or possibility gives rise to anxiety and then to limitation of further free play। ये जो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि फ्री प्ले सेंटर जो है ये फ्री प्ले को लिमिट क्यों कर देता है, सेंटर पॉसिबिलिटी को क्यों नहीं एनकरेज कराता, उसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझाया गया है। देखिए, हम लोग जो ये हमेशा एक सेंटर को ढूंढते हैं ना, चाहे वो वेस्टर्न फिलोसॉफी का ही आप बात देख लीजिए या आप वेस्टर्न साइंस का ही बात देख लीजिए, हर तरीके का जो नॉलेज है या नॉलेज गैदरिंग सिस्टम है वो हमेशा एक सेंटर पे फोकस करता है, एक फिक्स्ड वैल्यू के पीछे दौड़ता है। ये फिक्स्ड वैल्यू, ये फिक्स सेंटर अगर मुझे मिल जाए तो बस यही हिसाब से, यही प्रोसेस से मैं सारा नॉलेज एक्वायर करूंगा। तो चाहे वो माइंड रिलेटेड एपिस्टीम हो, चाहे वो मैटर रिलेटेड एपिस्टीम हो, आपका वो सेंटर हमेशा एक डिजायर रहता है। अब ये आपको दिखाता है कि अगर सब कोई, चाहे फिलोसॉफी ही हो या चाहे साइंस ही हो, हमेशा अगर वो एक सेंटर का पीछे, एक फिक्स्ड सेंटर का पीछे दौड़ रहा है, अगर सब कोई फिक्स सेंटर को ही ढूंढ रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब निकल के नहीं आता
कि असल में फिक्स सेंटर बोल के कोई चीज़ है ही नहीं। अब सोचिए, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो या कोई चीज़ अनप्रॉब्लमैटिक हो, सही से काम कर रहा हो, तो उसके पीछे लोग भागेंगे क्यों, है ना। जैसे मान लीजिए आप एक नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, आपके पास हाथ पैर सब है, ठीक है। अब अगर वो अगर आपका हैंडीकैप इंसान मान लीजिए, उसका अगर मन में डिज़ायर रहे कि अगर मान लीजिए किसी कोई ब्लाइंड है, उसका मन में अगर डिज़ायर रहे कि हाँ मेरा अगर सबके जैसे अगर मैं भी देख पाता, तो दैट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज ही लैक्स दैट। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल आई साइट वाले व्यक्ति हैं, आप कभी डेली डिजायर करेंगे या आप कभी भी सब समय कंसर्न रहेंगे कि काश मेरा भी बढ़िया से मैं देख पाता। आप तो ऑलरेडी देख पाते हो। तो यही लॉजिक डेरिडा लगा रहे हैं कि अगर सेंटर के बारे में फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट इतना ही अश्योर्ड रहते, है ना, और वो लोग को एकदम डैम श्योर रहते कि हाँ एक फिक्स्ड सेंटर है, तो फिर वो लोग इतना ज़्यादा सेंटर के पीछे वो लोग डिज़ायर क्यों करते, या सेंटर निकालने का वो लोग इतना कोशिश क्यों करते। तो वो लोग का जो सेंटर के पीछे ये ऑब्सेशन है ना, यही कहीं ना कहीं दर्शाता है कि देयर इज नो फिक्स्ड सेंटर। और क्योंकि कोई फिक्स सेंटर नहीं है, इसीलिए वो लोग सेंटर को, एक फिक्स सेंटर को ढूंढने में इतना ज्यादा कंसर्न है। अगर फिक्स सेंटर ऑलरेडी होता ना, तो वो लोग उसको लेके इतना ऑब्सेस नहीं होता। यह है डेरिडा का लॉजिक, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि अब अगर फिक्स सेंटर को ढूंढना है, ये भी तो एक तरीके का पॉसिबिलिटी हो गया ना, क्योंकि जो चीज आपको नहीं पता है आप उसका पता लगाने का कोशिश कर रहे हो, तो दैट मीन्स इट्स अ पॉसिबिलिटी। अगर जो चीज ऑलरेडी है, दैट मीन्स दैट इज अ प्रूफ, दैट इज अ रियलिटी, तब उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता, दैट इज देयर, दैट इज एब्सोल्यूट। लेकिन जैसे जैसे सूरज, मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे सूरज, सन, तो सूरज क्या आप ढूंढने जाओगे? सूरज तो ऑलरेडी है, आप तो अपना आंख के सामने देख पा रहे हो, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर आपको कोई नया चीज, मान लीजिए जैसे हम लोग आजकल बोल रहे हैं कि अर्थ जैसा ही एनवायरनमेंट वाला दुनिया, हम लोग का धरती जैसा एनवायरनमेंट वाला दूसरा भी एक प्लैनेट जरूर कहीं ना कहीं होगा, हम लोग को ढूंढना है, तो ये हो गया आपका पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये अभी तक आप मिले नहीं हो, ये आप ढूंढने का कोशिश कर रहे हो। तो सिमिलरली, क्योंकि साइंटिस्ट और फिलोसोफर मिलकर ट्रूथ को, या एक आप कह लीजिए कि एक सेंटर को, एक फिक्स्ड वैल्यू को ढूंढने का इतना कोशिश कर रहे हैं, वही प्रूफ है कि फिक्स्ड सेंटर अभी तक वो लोग को मिला नहीं है, या फिर शायद फिक्स सेंटर बोल के कुछ होता ही नहीं है। अगर होता तो अब तक मिल जाता, ठीक है। तो वो लोग अब क्या कर रहे हैं, वो लोग तो अपना कंसेप्ट को तो छोड़ नहीं सकते, है ना, कि जो फिक्स्ड सेंटर का कंसेप्ट है, क्या फिलोसोफर्स ने वो लोग छोड़ दिए हैं या फिर साइंटिस्ट ने वो लोग छोड़ दिए? छोड़ तो नहीं दिए हैं। अब वो लोग क्या किए हैं, वो लोग का अंदर आ गया एंजाइटी। एंजाइटी क्यों आया है? एंजाइटी इसलिए आया है क्योंकि जहां पे पॉसिबिलिटी रहता है, वहां पे हमेशा एक रिस्क भी काम करता है कि इफ समथिंग इज पॉसिबल, इट इज इक्वली इम्पॉसिबल एज वेल, है ना। अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि अर्थ के जैसा एक दूसरा प्लैनेट ढूंढना, तो अभी तक मिला तो नहीं है, तो इसका मिलने का संभावना है, लेकिन ठीक उतना ही इसका नाम मिलने का भी तो संभावना है। कोई तो गारंटी नहीं है ना कि मतलब मिल जाएगा ही मिल जाएगा। मैं आपको और एक रिसेंट उदाहरण देता हूँ, चंद्रयान 3। ये जैसे हम लोग का लैंड किया मून में, ठीक है। अब जब तक ये लैंड नहीं किया था, तब तक हम लोग सब कोई होप कर रहे थे कि शायद कर जाए, शायद कर जाए, तो ये पॉसिबिलिटी था। तो लैंड कर जाए सक्सेसफुली, ये भी जितना इक्वली ट्रू पॉसिबिलिटी था, लैंड नहीं करेगा ये भी तो उतना ही ट्रू पॉसिबिलिटी था ना। तो इसीलिए एक एंजाइटी हमेशा रहता है पॉसिबिलिटी में, और वही एंजाइटी क्या करता है, वो फर्दर पॉसिबिलिटी को लिमिट करने का कोशिश करता है। एंजाइटी हमेशा चाहता है कि मुझे एक एब्सोल्यूट चीज मिल जाए, मुझे एक फाइनाइट चीज मिल जाए, मुझे एक फिक्स चीज मिल जाए, और यही डिजायर से वो क्या करता है कि जितना भी एक पॉसिबिलिटी दूसरा पॉसिबिलिटी में मतलब लीड करता है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो दूसरा दूसरा पॉसिबिलिटी और ना आए, उसको मैं समेट करके रखूं। तो इसीलिए जो फ्री प्ले या जो पॉसिबिलिटीज होता है ना, वो लिमिट कर जाता है, ठीक है। अब ये जो लिमिट होता है, ये किस प्रोसेस में होता है? इस प्रोसेस का नाम है बाइनरी अपोजिशन। बहुत 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 वाइटल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ध्यान से समझिए, इसलिए मैंने हाईलाइट भी करके रखा है, बाइनरी अपोजिशन। अब ये बाइनरी अपोजिशन क्या चीज है? बाइनरी यानी कि आपका दो, ठीक है, अपोजिशन मतलब जानते हैं विपरीत। तो बाइनरी अपोजिशन यानी कोई भी दो चीजों को एक दूसरे के ऑपोजिट हिसाब से पकड़ करके देखना या देखने का अंदाजा। जैसे मान लीजिए गुड एंड बैड, ठीक है, लाइट एंड डार्कनेस, मैन एंड वुमेन,
ब्यूटीफुल एंड अगली, ये सब क्या है? ये सब दो ऐसा पेयर ऑफ आइडियाज है या ऐसा पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना, जो एक दूसरे के विपरीत है, और एक दूसरे के विपरीत होने का कारण ही वो मतलब अपना पहचान जाहिर करते हैं। जैसे मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल दे रहा हूं, अंधेरा, ठीक है, अंधेरा क्या है, ये वो व्यक्ति कभी सही से नहीं समझ पाएगा जिसको रोशनी के बारे ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। या ब्यूटीफुल का मतलब, सही मतलब क्या होता है, ये वो व्यक्ति कभी नहीं समझ सकेगा जिसको ये थोड़ा उल्टा बोल दिया, अगली होगा। अगली क्या है, वो ये व्यक्ति कभी नहीं समझ सकेगा जिसको ब्यूटी का बारे धारणा नहीं है, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए कि वीक, दुर्बल व्यक्ति, ये दुर्बलता ये क्या होता है, ये वो कभी भी नहीं समझ पाएगा जिसको स्ट्रेंथ का बारे कोई आइडिया नहीं है। तो ये बाइनरी ऑपोजिशन यही करता है कि कोई भी चीज का मीनिंग डिराइव करने के लिए यह हमेशा उसका एक अपोजिट पार्टनर ढूंढता है कि वो अपोजिट पार्टनर का सहारे वो अपना मीनिंग डिराइव करेगा। जैसे लाइट और डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस का मीनिंग डिराइव करने के लिए लाइट का सहारा वो लेगा कि देखो लाइट समझो, और लाइट समझने के बाद फिर उस लिहाज से डार्कनेस को समझो, ठीक है। या फिर लाइट भी इक्वल दावा कर सकता है कि डार्कनेस से अपोजिट हिसाब से हमको तुम मतलब एसेस करो। तो ये होता है बाइनरी अपोजिशन। अब इसमें समस्या क्या है, डेरिडा को यही प्रॉब्लम है कि हर चीज को ऐसे म्यूचुअली अपोजिट चीजों में करने से होता क्या है, पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, मैन वुमन को लेके चलते हैं। हालांकि आजकल जेंडर स्टडीज की वजह से ये काफी मतलब हो गया है, इसका भी अनमास्किंग हो गया है, बट फिर भी मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैन एंड वुमन, थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए एलजीबीटीक्यू के बारे में, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। अब आप सोचिए कि मैन एंड वुमेन, तो जो व्यक्ति आपके सामने, मान के चलिए एक व्यक्ति को लेकर के खड़ा कर दिया है, ठीक है, अब वो या तो पुरुष होगा, या तो वो मैस्कुलाइन होगा, या तो वो फेमिनाइन होगा, होगा कि नहीं? मतलब अगर वो मैस्कुलाइन नहीं है दैट मीन्स शी इज फेमिनाइन, है ना। और अगर वो स्त्री नहीं है, अगर वो महिला नहीं है, अगर वो लड़की नहीं है, दैट मीन्स ही इज लड़का। तो ये दोनों का छोड़ करके और कोई चीज तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ना, जहां बाइनरी ऑपोजिशन में आ गए वहां पे पॉसिबिलिटी एकदम खत्म हो जाता है। या तो पेयर के पहला ऑप्शन को चुनो, या तो पेयर के दूसरा ऑप्शन को चुनो। ये पहला और दूसरा ऑप्शन छोड़ के तीसरा कह के कुछ नहीं होता है। लेकिन अब आप वर्तमान में आइए, हम लोगों को तो आज का मतलब ज़माने में खड़ा होकर पता है ना कि देयर आर मोर ऑप्शंस देन प्योरली मैन और प्योरली वुमेन। पता है ना हम लोग को, एलजीबीटीक्यू है, ट्रांसजेंडर है, क्वेयर है, बाइसेक्सुअल है, कितने सारे हैं। तो वी नो दैट देयर आर अदर थिंग्स। तो यही जो रियल लाइफ सिनेरियो है ना, यही चैलेंज कर देता है बाइनरी अपोजिशन को, ठीक है। कि ऐसा अगर कोई चीज़ आ जाए जो ना तो मेरा पहला पेयर को टोटली फिट कर रहा हो, ना मेरा दूसरा पेयर को टोटली फिट कर रहा हो, तो उस चीज को मैं तब क्या करूंगा, तब उस चीज को क्या मैं खारिज कर दूंगा? ये है डेरिडा का सवाल। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि बाइनरी अपोजिशन में क्या है, पॉसिबिलिटी का कोई जगह नहीं है, और हम लोग को पॉसिबिलिटी का जगह रखना चाहिए। पॉसिबिलिटी शुड बी देयर। अगर पॉसिबिलिटी नहीं रखें हम लोग, तो कभी भी हम लोग ट्रू मीनिंग को अप्रेज नहीं कर सकते हैं। और एक बात है कि यहाँ ये जो बाइनरी अपोजिशन में जो दो पार्ट रहता है ना, जैसे मान लीजिए लाइट डार्कनेस या गुड बैड, यहाँ हमेशा एक पार्ट है ना वो ज्यादा डोमिनेंट रहता है, दूसरा पार्ट है ना वो जरा दबा दबा रहता है, डोमिनेटेड रहता है, मार्जिनलाइज्ड रहता है। जैसे गुड और बैड में गुड है डोमिनेटिंग फोर्स, ठीक है, और बैड है आपका जो डोमिनेटेड फोर्स, ठीक है, वो मार्जिनलाइज्ड है, वो बेचारा किनारे हो गया है, ठीक है। ब्यूटीफुल और अगली में ब्यूटी है आपका डोमिनेटिंग फोर्स, ठीक है, और अगली है आपका डोमिनेटेड फोर्स। अब हम लोग ये कैसे समझेंगे कि कौन सा पेयर डोमिनेटिंग है और कौन सा चीज डोमिनेटेड है? ये हम लोग अपने इंस्टिंक्ट से समझ सकते हैं। जैसे आपको याद है थोड़ी ही देर पहले मैं जब बता रहा था ब्यूटीफुल और अगली का एग्जाम्पल दे रहा था, मैंने ब्यूटीफुल से शुरू किया था, फिर करेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि हम लोग है ना अगली को विचार करते हैं कि जो ब्यूटीफुल नहीं है वो है अगली। एब्सेंस ऑफ ब्यूटी मीन्स अगली। इस लिहाज से हम लोग देखते हैं, हम लोग कभी भी लेकिन ब्यूटीफुल को एब्सेंस ऑफ अगलीनेस के तौर से नहीं देखते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग गुड और बैड बोले तो बैड यानी क्या? बैड यानी नो गुड,
ठीक है ना। आप आपको पहले गुड का बारे पता रहना चाहिए, तब आप उसका एब्सेंस के तौर पे बैड को देखेंगे। तो यही होता है कि दोनों में से कोई एक एलिमेंट को हमेशा थोड़ा मतलब एलिवेट किया जाता है, उसको आपका डोमिनेटिंग बनाया जाता है, और वो जो दूसरा पेयर है ना, मतलब पेयर का जो दूसरा पार्ट है, उसको हमेशा मार्जिनलाइज्ड कर देता है। क्यों मार्जिनलाइज्ड करता है? क्योंकि अगर वो उसको मार्जिनलाइज्ड नहीं करे तब क्या होगा कि उसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस हो जाएगा, और अगर इक्वल इंपॉर्टेंस हो जाएगा तो उससे और भी कुछ बाय प्रोडक्ट निकल के आ सकता है, वो अपने हिसाब से कुछ और तीसरा मीनिंग भी जनरेट कर सकता है। अब तीसरा मीनिंग जनरेट करने का मतलब क्या हो गया? पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बढ़ने देगा नहीं स्ट्रक्चर। इसीलिए ये जो बाइनरी अपोजिशन है वो हमेशा किल एक मतलब ओपोनेंट को, सॉरी, एक कंपोनेंट को मतलब ताकतवर बना देता है, जो कि दूसरा को ढक करके रखे, ताकि कोई और मतलब एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी का पैदाइश ही ना हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हिस्टोरिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंटर्स में। ये क्या है? हिस्टोरिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंटर्स में दिखाते हैं डेरिडा कि सेंटर जो है ना वो अनचेंज्ड नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में देखें तो वो ज़रूर अनचेंज है, लेकिन अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें कि एकदम शुरुआती समय से आज तक क्या हुआ है, तब लेकिन हम लोग देखेंगे ये सेंटर चेंज हुआ है, बार बार ये सेंटर चेंज हुआ है। और वो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल से भी दिया है। देखिए, सबसे पहले क्या है, गॉड, जिसमें मैंने बताया था कि थियोसेंट्रिक वर्ल्ड, ठीक है, जो मिडिल एजेस में क्या माना जाता था कि जो वर्ल्ड है दैट इज थियोसेंट्रिक, दैट मीन्स गॉड इज द सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, गॉड ही चलाते हैं, गॉड ही मेंटेन करते हैं, वही सबसे केंद्रित एक आइडिया है, उनको ही सबको फॉलो करके चलना है, हुआ। लेकिन फिर जब रेनासा टाइम आया, ठीक है ना, तब क्या हो गया? तब लेकिन थियोसेंट्रिक वर्ल्ड चेंज होके एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड हो गया। एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड यानी जो वर्ल्ड का सेंटर में आ गया मैन। तब आदमी लोग ये विश्वास करने शुरू कर लिए कि नहीं, जो दुनिया है ना उसका सेंटर गॉड नहीं है, उसका सेंटर है मैन। ठीक है, हम लोग को अपना रैशनैलिटी दे के काम करना है, क्या ठीक है क्या गलत है क्या सही है, उसको खुद को मतलब विचारधारा से विचार करना है, कॉन्शियसनेस लाना है। ठीक है, वी ऑल्सो हैव पावर्स, वी आर नॉट द ओनली पपेट्स ऑफ रिलीजियन। ये वो लोग को समझ में आता। तो तब क्या हो गया? तब मैन सेंटर हो गया। थोड़ा सा देर अगर हम लोग और जाए तो तब क्या, फिर जब एज ऑफ रीजनलिटी में, ठीक है, एज ऑफ रीजन में आपका मान लीजिए 19th सेंचुरी में, तब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? तब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया रीजन। तब जो सेंटर है, तब ये मैन जो एंथ्रोपोसेंट्रिक था, ये मैन सेंटर से हट गया और तब सेंटर बन गया रीजन। तब सब कोई रीजन को, रैशनैलिटी को, लॉजिक को इंपॉर्टेंस देते थे कि अगर लॉजिक रहेगा उसका बेसिस में ही सब कुछ चलेगा, जो लॉजिकल नहीं होगा उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसका बाद जब आपके मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म ये सब आया, तब हम लोगों को पता चला कि नहीं, रीजन ही एकमात्र चीज नहीं है, जो अनकॉन्शियस है उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये साइकोएनालिसिस, फ्रॉइड, ये सब लोग जितना जितना आगे बढ़ के आए उनका काम है। तब जो ऑर्डर है, तब अनकॉन्शियस भी आ गया सेंटर में, अनकॉन्शियस का भी पावर बहुत बढ़ गया। सब लोगों को पता चल गया कि अनकॉन्शियस जो चीज़ है वो भी लेकिन काफ़ी पावरफुल है, उसका ही हिसाब से सब चीज़ कंट्रोल होता है या कंट्रोल करने का क्षमता वो रखता है। तो इससे क्या पता चलता है कि सेंटर कभी भी एक समान नहीं रहता। जैसे जैसे टाइम आगे जाता है सेंटर लेकिन चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि भले ही सेंटर चेंज हो जाए, पुराना सेंटर के जगह एक नया सेंटर आए, लेकिन सेंटर का जो खासियत है वो लेकिन नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि जब गॉड एज ए सेंटर काम करते थे तब वहीं पूरा स्ट्रक्चर को, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर को वो मेंटेन करते थे, उन्हीं का ऊपर डिपेंडेंट करता था। ठीक है, सिमिलरली जब एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड बना तब भले ही गॉड हट गए, मैन बीच में आ गए, लेकिन तब मैन का आइडिया भी वही सेम तरीके से परफॉर्म करता था जैसे गॉड का आइडिया परफॉर्म करता था। ऐसा लेकिन बात नहीं है कि जब थियोसेंट्रिक वर्ल्ड था तब जो गॉड वाला सेंटर था तब वो सबको कुछ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था, और जब एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड बना तब मैन वाला जो सेंटर बना वो थोड़ा मतलब वीक पड़ गया, वो उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। ऐसा बात नहीं है, परफॉर्मेंस सबका इक्वल है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सबका इक्वल है, बस चीज चेंज हो जा रहा, सेंटर, एक सेंटर जा रहा दूसरा सेंटर आ रहा, लेकिन सेंटर का जो खासियत है वो लेकिन नहीं बदल रही। इसको आप एक स्कूल का प्रिंसिपल के साथ तुलना कर सकते हैं। देखिए, एक स्कूल का एक ही प्रिंसिपल तो जिंदगी भर नहीं ना रहेगा। मान लीजिए 100-150 साल पुराना स्कूल है तो उसमें क्या एक ही प्रिंसिपल 150 साल तक जीवित रह के काम चलेगा? ऑब्वियसली नहीं चलेगा। 150 साल का अगर स्कूल है तो कम से कम उसमें आपका 10-15 प्रिंसिपल चेंज हो गए होंगे।
तो जब पहला प्रिंसिपल चेंज हुए, दूसरा प्रिंसिपल आए, तो भले ही वो सेंटर चेंज हुआ, लेकिन सेंटर का खासियत का कोई चेंज हुआ क्या? प्रिंसिपल का रोल का या प्रिंसिपल का डर का या प्रिंसिपल का महत्व चेंज हुआ क्या? नहीं ना हुआ। तो वहीं यहाँ पे बताया जाए कि सेंटर सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, लेकिन सेंटर का खासियत नहीं बदल रहा, वो सेम ही रह रहा है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है? ऑल सेंटर्स आर प्रेजेंस। ये है डेरिडा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और यही को वो बाद में क्रिटिसाइज करते हैं, यही को वो बाद में रिफ्यूट करते हैं कि प्रेजेंस के ऊपर जो इतना फोकस है ना, वो एक्चुअल में हम लोग को नहीं रखना चाहिए। अगर इतना फोकस रखेंगे तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगा। फिर वो प्रेजेंस और एब्सेंस के बीच में एक वॉइड क्रिएट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगला पार्ट में बात करेंगे। प्रेजेंस क्या है? देखिए, कोई भी सेंटर जो होना, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो रीजन हो, चाहे वो अनकॉन्शियस हो, या कोई और भी सेंटर आप मान लीजिए, हर सेंटर हमेशा क्या करता है, उसका वैल्यू कहां से वो जनरेट करता है? अपना प्रेजेंस का थ्रू। मतलब वो प्रेजेंट है, कुछ एक है। ओके, देयर इज समथिंग कॉन्क्रीट, देयर इज समथिंग रियल, देयर इज समथिंग यू कैन फील। ठीक है, तो एक जो प्रेजेंस है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी तरीके से इसको चाहे देख लीजिए। ठीक है, वही तो मैंने बोला कि गॉड हो या मैन हो या रीजन हो, सबका लेकिन प्रेजेंस इक्वली है। मतलब जब गॉड थियोसेंट्रिक वर्ल्ड था, तब सब कोई लोग क्या मानते थे कि गॉड एक मतलब रियल वैल्यू है। ठीक है, और उसी हिसाब से हम लोगों को चलना है। जब एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड बना, तब सब कोई मैन को भी वही लिहाजे से या वही गुरुत्व से, वही इंपॉर्टेंस से ट्रीट करते थे। तो always our human mind has a tendency to follow something that has presence। कोई चीज जिसका प्रेजेंस है, उसी चीज को हमेशा सेंटर बनाया जाता है, या वही चीज हमेशा सेंटर बनता है। तो यही स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट है, और इसी को डेरिडा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, सेंटर को हमेशा एक प्रेजेंस का फॉर्म में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, सेंटर एब्सेंस में भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो सेंटर है उसमें रियली कोई एक व्यक्ति या कोई एक चिंताधारा या कोई एक वस्तु हो ही ना, सिर्फ एक वॉइड हो, सिर्फ एक वैक्यूम हो, और वहां पे काफी सारा पॉसिबिलिटीज एक साथ इंटरेक्ट करते रहे। ये है डेरिडा का मतलब जो चिंताधारा, और इसीलिए वो रिफ्यूट कर रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म को कि हमेशा से लेकिन स्ट्रक्चर क्या सोचते आया है कि सेंटर भले ही चेंज हो जाए, लेकिन जो प्रेजेंस है कुछ एक कम से कम रहे। गॉड नहीं रहे तो मैन रहे, मैन नहीं रहे तो रीजन रहे, रीजन नहीं रहे तो लव रहे, लव नहीं रहे तो इमेजिनेशन रहे, कुछ कम से कम एक रहे जिसको हम लोग देख सके, जिसको हम लोग फॉलो कर सके। दिस इज द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट, दिस इज द आइडिया ऑफ फिक्सिटी। ठीक है, इसलिए देखिए उन्होंने कुछ टर्म्स भी यूज किया है, जैसे ईडोज यानी फॉर्म या एसेंस, फिर आर्की यानी बिगिनिंग शुरुआत, फिर टेलोस यानी एम उद्देश्य, एनर्जिया यानी आपका जो एक्टिविटी है, जो आप काम कर रहे हो, ओजिया यानी ट्रू बीइंग, एंड एलिथिया यानी ट्रूथ। तो ये वो कुछ फिलोसॉफिकल टर्म्स डेरिडा ने यूज किया है कि एकदम शुरुआत से वेस्टर्न फिलोसॉफी का हिस्ट्री से लेकर के आज तक ये जितना भी वर्ड को मेन वैल्यू दिया गया है, जितना भी टर्म्स को, जितना भी कंसेप्ट्स को सेंटर में बिठाया गया है, जितना भी मतलब कंसेप्ट को, जितना भी आइडिया को एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है, वो सारा का सारा कंसेप्ट कहीं ना कहीं प्रेजेंस को ही दर्शाता है। चाहे वो इडोस हो, मतलब वो कोई चीज़ का स्ट्रक्चर हो, या शुरुआत हो, या टारगेट हो, या काम हो, या सच हो, कोई भी चीज अपना प्रेजेंस को जाहिर करता है। कभी भी एब्सेंट माइंडेड कोई चीज लेकिन सेंटर में आज तक आया ही नहीं। लेकिन हालांकि सेंटर एक्चुअली एब्सेंस ही है, ये डेरिडा अपना अगला पार्ट में आर्ग्यू करेंगे। ठीक है, तो आज पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं। इससे अगला जो पार्ट है, जो भी डेरिडा का डिस्कशन है, वो लोग हम अगला पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।